एक बंदर की फोटो 2.7 मिलियन डॉलर में बिकी। अमिताभ बच्चन का जो NFT है वो रिसेंटली 7 करोड़ में बिका है। ट्विटर के जो पहले को फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का NFT बनाकर 2.9 मिलियन डॉलर में बेचा है। एक इंडोनेशिया स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी 1000 सेल्फी ली और उन 1000 सेल्फी को कंबाइन करके एक NFT बनाया और 5 दिन के अंदर उस NFT को बेचकर उन्होंने 1 मिलियन डॉलर कमाए। दोस्तों, यदि आप इस दुनिया में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर वक्त बिताते हैं, तो आपने एक चर्चा चारों तरफ सुनी होगी, NFT। NFT क्या है? NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। पहले आप नॉन फंजिबल को समझिए। नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल, यानी ऐसी वस्तु या ऐसी प्रोडक्ट जिसे किसी सेम प्रकार के प्रोडक्ट या वस्तु से रिप्लेस ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये बुक है, बहुत फेमस बुक है, आप सब जानते होंगे, द सीक्रेट। इसके बारे में बहुत लिखा और बहुत वीडियो बनाए गए यूट्यूब पर, इंटरनेट पर। तो इसके जैसी बुक मार्केट में हजारों लाखों बुक आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो ये बुक है, ये वाली बुक, ये दुनिया में सिर्फ एक बुक है जो कि मेरे पास है। अब वो कैसे? देखिए, इस बुक में मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हैं, मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से ये एक बुक यूनिक बुक बन गई। अब इसके जैसी बुक दुनिया में किसी के पास नहीं है, यानी ये सिर्फ ऐसी बुक है जो सिर्फ मेरे पास है। तो ये एक नॉन रिप्लेसेबल बुक बन गई, इसके जैसी कोई बुक नहीं है। इसे हम बोल सकते हैं नॉन फंजिबल। अब टोकन का क्या मतलब होता है? जो टोकन का कॉन्सेप्ट है वो ब्लॉकचेन के सिस्टम पर आधारित है, यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर आधारित है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जो ब्लॉकचेन है, देखिए ब्लॉकचेन की भी बहुत चर्चा इस समय इंटरनेट पे हो रही है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में बैंकिंग सिस्टम में, रेलवे सिस्टम में भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने वाला है, यानी ब्लॉकचेन के सिस्टम पर ये सारे प्लेटफॉर्म आने वाले हैं। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कोई बुक खरीदी, एग्जाम्पल के लिए यही बुक मैंने आपसे खरीदी, और आप एक दुकानदार हैं, आपने कहा कि इस बुक की प्राइस 100 रुपये है, तो मैं आपको 100 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। मैं अपनी जेब से फ़ोन निकालता हूँ और आपको आपका जो UPI का QR कोड है उसे स्कैन करता हूँ, मेरे स्क्रीन पर 100 रुपये आते हैं, मैं अपना जो UPI का पिन है उसे डालता हूँ और पेमेंट आपको कर देता हूँ। लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन हुआ ये बहुत सक्सेसफुली हो गया, लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन हुआ इसके पीछे का जो बैकग्राउंड में काम चला उसे समझिए। जैसे ही मैंने आपको ट्रांजैक्शन किया, इन मिली सेकेंड बैंक ने ये चेक किया कि मेरे अकाउंट में 100 रुपये हैं या नहीं हैं, और हैं तो उसने बोला ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। जैसे ही मेरी बैंक ने वो 100 रुपये आपके बैंक को ट्रांसफ़र किए, आपकी बैंक ने तुरंत एक रजिस्ट्री की कि आपके खाते में 100 रुपये किसी ने सेंड किए हैं, फिर वो 100 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र हो गए। तो इतनी सारी प्रोसेस मिली सेकेंड में चलती है जिसका पता हमें नहीं चल पाता। तो बैंक की नज़र हमारे हर एक ट्रांजैक्शन पर रहती है, यानी किसी एक व्यक्ति और किसी एक संस्था के हाथ में पूरा सिस्टम है। जैसे आप समझिए, जब नोटबंदी का समय था तो नोटबंदी के लिए मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि कल से 500 के और 1000 के नोट अनलीगल हो जाएंगे, यानी ये नोट नहीं चलेंगे, इसके बदले में कोई दूसरे नोट आएंगे। तो ज़रा सोचिए कि इतने सालों से जो चीज़ चलती आ रही थी उसे किसी ने रातों रात बंद कर दिया, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा सिस्टम है। अब इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी जिसे बदला जा सके, जिसे डिलीट किया जा सके, उस सिस्टम को सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। और जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है, इसमें जो एक बार अपलोड हो गया, जो डाटा अपलोड हो गया, उसके बाद जीवन में ना तो कोई एडिट कर सकता है और ना कोई उसे डिलीट कर सकता है। तो सन 2009 में किसी ने, अब इस किसी का नाम है सातोशी नाकामोटो, कोई नहीं जानता कि ये सातोशी नाकामोटो है कौन, किसका नाम है। तो उन्होंने कहा कि जो सेंट्रलाइज दुनिया है, क्या हम इसको डिसेंट्रलाइज दुनिया में परिवर्तित कर सकते हैं? यानी जो 100 रुपये या 100 टोकन मैंने इस पुस्तक के बाई करने के लिए आपको सेंड किए, तो वो सिर्फ बैंक नहीं देखेगा, बल्कि जितने भी लोग
उस ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होंगे। हजारों लाखों कंप्यूटर्स जो रजिस्टर्ड ब्लॉकचेन पर होंगे, वो सारे लोग ये देख सकते हैं कि क्या मेरे अकाउंट में 100 टोकन या 100 रुपये हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम में करेंसी को टोकन बोला गया है। तो 100 टोकन मेरे अकाउंट में है या नहीं है। अगर हैं तो ट्रांजैक्शन बोलेंगे अप्रूव्ड और वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, और यदि नहीं है तो वो बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन डिसअप्रूव्ड, और वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर इसको ना तो कोई एडिट कर सकता है और ना इसे कोई डिलीट कर सकता है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी ब्लॉकचेन सिस्टम। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट NFT से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको समझिए। तो वापस इस बुक पर आ जाते हैं। ये एक यूनिक बुक है जो दुनिया में सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि इसमें मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, अपने हाइलाइट्स किए हैं। तो मैं इस बुक को बेचना चाहता हूँ और इस बुक का मैंने प्राइस लगाया है 1000 रुपये, और आप इसे खरीदना चाहते हैं। अब आपने इस बुक को खरीद लिया, लेकिन आप ये कैसे साबित करेंगे कि आपके पास इस बुक की लीगल ओनरशिप आ चुकी है? क्या तरीका है आपके पास कि आप ये साबित कर सके कि इस बुक के लीगल ओनर आप हो चुके हैं? जैसे ये तो एक फिजिकल बुक है, फिजिकल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ऐसे ही कुछ डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, किसी का वीडियो हो गया, किसी की इमेज हो गई, किसी की कोई पोस्ट हो गई, या किसी का कोई म्यूजिक हो गया, किसी ने अपना म्यूजिक बनाया तो उसकी भी वो एक यूनिक चीज़ हो गई। तो आप कैसे ये साबित कर सकते हैं कि आपके पास इन प्रोडक्ट्स की रियल ओनरशिप है? तो इसका एक रास्ता है, वो है NFT। NFT बनाकर आप ये साबित कर सकते हैं कि आपके पास इसकी रियल ओनरशिप है, आप इसके निर्माता हैं, आपने इस चीज़ को बनाया है। तो NFT बनाकर आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट की जो रियल ओनरशिप है उसको लीगल तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी NFT के माध्यम से आपने ओनरशिप ले ली तो वो आपकी एक लीगल ओनरशिप रहेगी, जो कि ऑन रिकॉर्ड रहेगी, और वो ना तो कभी एडिट हो सकती है और ना ही कभी उसे डिलीट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे ये क्या बकवास है, मुझे यदि कोई इमेज की आवश्यकता है मैं उसे इंटरनेट पर जाकर के उसे डाउनलोड कर लूँगा, उसे यूज कर लूँगा, और हमेशा से हम यही करते चले आए हैं। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि इसका मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है? तो देखिए, यू आर राइट एंड यू आर आल्सो रॉन्ग। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कोई एक स्पेशल यूनिक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की ओरिजिनल तस्वीर है, ओरिजिनल तस्वीर है जो कि डिजिटल फॉर्म में है। अब जो उसका ओनर है, जैसे इस समय म्यूजियम में वो रखी हुई है, अब वो म्यूजियम इसको बेचना चाहता है और आप उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो म्यूजियम मुझे मोनालिसा की तस्वीर बेच रहा है डिजिटल फॉर्म में जो है, ये क्या ओरिजिनल है या नहीं है? तो जब वो म्यूजियम उसकी NFT बनवा लेगा तो उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि ये ही दुनिया में एक ओरिजिनल इमेज है, और जो बाकी इमेजें हैं जो इंटरनेट पर हैं वो सब फेक इमेज हैं। तो NFT के माध्यम से किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट की जो ओनरशिप है वो आसानी से पता चल जाती है कि इसका रियल ओनर कौन है। जैसे एक अमिताभ बच्चन का जो NFT है वो रिसेंटली 7 करोड़ में बिका है। ट्विटर के जो पहले को फाउंडर हैं जैक डॉर्से, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का NFT बनाकर $2.9 मिलियन में बेचा है। एक इंडोनेशिया स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी 1000 सेल्फी ली और उन 1000 सेल्फी को कंबाइन करके एक NFT बनाया, और 5 दिन के अंदर उस NFT को बेचकर उन्होंने $1 मिलियन कमाए। इसके साथ एक बीपल नाम के फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने आर्ट वर्क को NFT के रूप में बना करके $69 मिलियन में बेचा है। अब आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है भाई, और सुनिए दोस्तों, एक बंदर की फ़ोटो 2.7 मिलियन में बिकी। अब आप सोचिए 20,000 करोड़ में बंदर की फ़ोटो बिक रही है, इससे अच्छा तो ओरिजिनल बंदर ही आपको इससे सस्ते में मिल जाएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ हम रोज़ सुनते हैं जिनके अंदर NFT शब्द का यूज होता है। तो इस पूरे वीडियो से आप समझ गए होंगे कि NFT क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान सकें कि NFT बनाकर लोग करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे हैं। दोस्तों आप भी अपनी NFT ज़रूर बनाइए और उसे बेचने का प्रयास करिए, हो सकता है आपको भी कई $1 मिलियन मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।